गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भी ये पाठ प्रथम के भारत के इतिहास में चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हर्षवर्धन। जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्कंदगुप्त के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे उनसे गुप्त साम्राज्य का जो गौरव है अस्ताचल की ओर अग्रसर हो गया था और उनकी अयोग्यता और निर्बलता का लाभ उठाकर प्रांतीय शासकों और अधीन सामंतों और राज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। ऐसी स्थिति में देश में राजनीतिक अराजकता व्याप्त हो गई और इस काल में जो छोटे छोटे राज्य थे वह स्वतंत्र हो गए। तो जिस प्रकार रात के बाद सुबह होता है उसी तरह से राजनीतिक जो अस्थिरता आ गई थी उससे भारतीय राजनीति में भी नए सूर्य का उदय हुआ। हर्षवर्धन के रूप में एक नए सूर्य का उदय हुआ। हर्षवर्धन कौन था, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन ने अपनी योग्यता से साहस और पराक्रम के बल पर राजनीतिक एकता को स्थापित किया और वो सफल भी हुआ। हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का शासक था और इस वंश में जो वर्धन है वो जुड़ा हुआ है नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो इसलिए इस वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। इस वंश का जो संस्थापक था पुष्यभूति था। ये शैव मतावलंबी था और इसने पूर्वी पंजाब में थानेश्वर में अपना राज्य स्थापित किया था। तो कौन था इसका संस्थापक? पुष्यभूति। उसके पश्चात वर्धन वंश का जो आदि पुरुष था पुष्यभूति, इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है। अतः नरवर्धन ही वर्धन वंश का एक ऐतिहासिक शासक माना गया है। नरवर्धन 5वीं शताब्दी के अंत में और 6ठी शताब्दी के आरंभिक चरण में हुआ। उसके पश्चात राज्यवर्धन हुआ। राज्यवर्धन का जो पुत्र था आदित्यवर्धन, उसका विवाह परवर्ती गुप्त शासक महासेन गुप्त की बहन महासेना देवी गुप्त से हुआ था। आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठा थानेश्वर की और प्रभाकर वर्धन के जो पूर्व के राजाओं के साथ उसने भी महाराज की उपाधि धारण की। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे अधीन सामंत या शासक थे। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक था और उसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये जो शासक था प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली शासक था। मधुबन अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। भाणभट्ट ने हर्षचरित्र में भी लिखा है कि प्रभाकर वर्धन हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के रूप में था। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन ने हूण, सैंधव, गुर्जर, गांधार, लाट आदि राज्यों से युद्ध किया, किंतु फिर भी उसका जो राज्य था थानेश्वर उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित था। उसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्र थी राज्यश्री। राज्यश्री का जो विवाह हुआ था वो मोखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ कर दिया गया था और इस विवाह ने भी थानेश्वर की राजनीति को प्रभावित किया। प्रभाकर वर्धन के जीवन काल के अंतिम दिनों में हूणों ने थानेश्वर राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों पर आक्रमण कर दिया था और जिसका सामना करने के लिए उसने अपने पुत्र राज्यवर्धन को भेजा। जिस समय राज्यवर्धन हूणों से युद्ध कर रहा था उधर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। अतः राज्यवर्धन शीघ्र ही लौट आया और गद्दी पर बैठ गया। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर के शत्रुओं की जो महत्वाकांक्षा है वह जागृत हो गई। गद्दी पर बैठते ही प्रभाकर वर्धन को यह दुखद समाचार मिला राज्यवर्धन को कि ग्रहवर्मन, कौन था ग्रहवर्मन? राजश्री का पति, इसकी हत्या हो गई और राजश्री को भी कन्नौज के कारागार में डाल दिया गया। तो ये सब सुनकर राज्यवर्धन उत्तेजित हो गया और उसने अपनी राजधानी का जो रक्षा का भार है अपने छोटा जो भाई था हर्षवर्धन उसको सौंप दिया और 10,000 अश्वारोहियों की सेना तथा अपने मेरा जो भाई था भांडी इसके साथ वह निकल गया युद्ध के लिए।
हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राज्यवर्धन ने मालवराज देवगुप्त को तो पराजित कर दिया, किंतु मालवराज के जो मित्र था गौड़ शासक, उसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ये गौड़ शासक था शशांक, नरेश, गौड़ नरेश शशांक था। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, किंतु जब वह गौड़ राज शशांक की ओर बढ़ा तो उसके जाल में फंस गया। शशांक ने अपनी पुत्री का विवाह तथा मैत्री संबंध स्थापित करने का आश्वासन देकर राज्यवर्धन को अपने शिविर में आमंत्रित किया, और जब राज्यवर्धन वहां पहुंचा तो उसने उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार शशांक ने अपने मित्र देवगुप्त की पराजय का प्रतिशोध लेकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ, जो कन्नौज पर उसकी जब हत्या हो गई तो राज्यवर्धन का जो ममेरा भाई था, जिसके नेतृत्व में सेना आई थी, उसका ध्यान बटाने के लिए उन्होंने क्या करा, राजश्री को कन्नौज के कारागार से मुक्त कर दिया शशांक ने। अब ये राजश्री कारागार से निकलकर विंध्याचल की ओर चली गई। तो ये था सारा हर्षवर्धन के जितने जो पूर्वज थे, उसका जो भाई था राज्यवर्धन, उसके बारे में। अब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा हुआ था चूंकि, तो उस समय उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की थी। अब उसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है? बाणभट्ट हर्षचरित्र, बाणभट्ट का हर्षचरित्र। चीनी यात्री आया था उस समय हैंसांग, उसकी सीयू की। और इसके अलावा हर्ष ने भी रचनाएं रची, उनके नाम है रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका। इसके अलावा पुरातत्व सामग्री में बांसखेड़ा ताम्रपत्र, मधुबन ताम्रपत्र, सोनीपत्र ताम्रपत्र, नालंदा ताम्रपत्र, मुद्रा, प्रस्तर मुद्राएं, पुलकेशिन द्वितीय के एहल मेगुटी का लेख, इन सब से जो है जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के बारे में। अब इसकी कठिनाइयां देखें, क्या क्या कठिनाई थी जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। उसके समय बहुत सी समस्याएं थी। एक तो उसका जो भाई था वो गौड़ नरेश शशांक के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और जो बहन थी वो भी कन्नौज के कारागार से निकलकर कहीं चली गई थी, उसका जिसको पता नहीं था। तो राज्यवर्धन की हत्या के बाद शशांक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और थानेश्वर पर भी आक्रमण करना चाहता था। राजश्री के कोई पुत्र भी नहीं था, और ग्रहवर्मन की हत्या के बाद अब कन्नौज का सिंहासन खाली हो गया था, तो वहां उत्तराधिकारी का भी प्रश्न था। तो ऐसी दशा में हर्ष को अपने बड़े भाई की हत्या का तो बदला लेना था, अपनी बहन की खोज करनी थी, कन्नौज को गौड़ नरेश से मुक्त कराना था, और वहां के उत्तराधिकार के प्रश्न को सुलझाना था, तथा राज्य के जो विद्रोहियों का है उनका दमन करना था। तो ये सारी बातें जो है उस समय हर्ष के सामने एक कठिनाइयों के रूप में सामने थी। अब कठिनाइयों से उसने कैसे मुक्ति पाई? हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम कन्नौज के उत्तराधिकार की समस्या का निराकरण किया। उसने तात्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कन्नौज के मंत्रियों ने हर्ष को कन्नौज का सिंहासन ग्रहण करने का आग्रह किया। हर्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया, परंतु कुछ शर्तों के साथ उसने उसका संरक्षण बनना स्वीकार कर लिया। और अब हर्ष अपनी बहन के नाम से कन्नौज पर शासन चलाता रहा। कन्नौज और थानेश्वर की सम्मिलित से हर्ष उत्तरी भारत की प्रमुख राजनीतिक और सैनिक शक्ति बन गया, और बाद में हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी भी बना लिया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हर्ष की दिग्विजय। गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया तो सारे देश में राजनीतिक विच्छृंखलता उत्पन्न हो गई थी, और ऐसी स्थिति में किसी भी महत्वाकांक्षी सम्राट के लिए विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करना स्वाभाविक था। हर्षवर्धन एक पराक्रमी योद्धा और कुशल सेनानायक था, तो उसने भी प्राचीन चक्रवर्ती सम्राटों की भांति विस्तारवादी नीति अपनाई और अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। अब उसने क्या करा, सारी शक्ति को और अपनी जो योग्यता है उसके हिसाब से उसने अपनी योजना को कार्यान्वित किया। अब उसने क्या क्या सैनिक अभियान करे, इसमें पहला है राजश्री की खोज और शशांक के विरुद्ध अभियान। तो हर्ष ने सबसे पहले क्या करा, अपनी बहन जो राजश्री है उसको ढूंढना प्रारंभ किया, और जो उसका
बहनोई था ग्रहवर्मन और अपने भाई का जो हत्यारा था शशांक, उसको दंड देना था। तो बंगाल का जो शासक था, बंगाल या गौड़ का जो शासक था, वो अब उसका प्रबल शत्रु हो गया था शशांक हर्षवर्धन का। इसीलिए हर्ष जो है शशांक का दमन करना चाहता था और उसने ये गद्दी पर बैठते प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं उसका अंत करूंगा, और इसीलिए वो एक विशाल सेना लेकर शशांक की दमन के लिए रवाना हुआ। और 16 मील की यात्रा के बाद असम का जो राजा भास्कर था, भास्कर वर्मा का जो एक दूत था, उसका नाम था हंस बेग, वह हर्ष के शिविर में समाचार लेकर पहुंचा कि भास्कर वर्मा उसके साथ मैत्री करना चाहता था। हर्ष ने इसे स्वीकार कर लिया। वास्तव में हर्ष और भास्कर वर्मा की जो मित्रता है, दोनों शासकों के लिए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भास्कर वर्मा भी हर्ष की भांति ही गौड़ नरेश से शत्रुता रखता था। तो दोनों में जब मैत्री हो गई, तब हर्ष आगे बढ़ा और मार्ग में उसे अपना जो सेनापति था भांडी वह मिला, जो मालव राज को पराजित करने के बाद थानेश्वर लौट रहा था। भांडी ने हर्ष को सूचित किया कि राजश्री अब क्या हुआ, कारावास से मुक्त होकर कहाँ चली गई है, विंध्याचल की तरफ चली गई है। यह सुनकर हर्ष ने गौड़राज शशांक पर आक्रमण का दायित्व किसको सौंपा, भांडी को सौंपा, और खुद कहाँ गया, अपनी बहन की खोज के लिए विंध्याचल की ओर चला गया और अपनी बहन को ढूंढ लिया, और उसी समय पहुंचा जब वह अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी। हर्ष और बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र के समझाने पर उसने जीवित रहना स्वीकार किया, और तदंतर हर्ष अपनी बहन को लेकर अपने शिविर में लौट आया। अब कामरूप पर उस पर अधिकार करा। कामरूप का प्रदेश भी हर्ष के प्रभाव क्षेत्र में था। भास्कर वर्मन ने शशांक से आतंकित होकर हर्ष के साथ मैत्री के लिए हाथ बढ़ाया था। इन दोनों की ये मैत्री स्थायी मैत्री के रूप में बनी रही। भास्कर वर्मा जो था कन्नौज की धार्मिक सभा में भी उपस्थित हुआ था और प्रयाग के दानोत्सव में भी भाग लेने आया था। वल्लभी विजय, भणौज के जो गुर्जर शासक था, दूदू के नौसारी दानपत्र में लिखा है कि श्री हर्षदेव द्वारा पराजित वल्लभी नरेश को शरण देने के कारण श्री दत्त को ये यश प्राप्त हुआ है। उसका वृत्तांत उसके ऊपर झूलता रहता है। इस दानपत्र से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी नरेश ध्रुवसेन को पराजित किया और उसे गुर्जर नरेश दत्त की यहाँ शरण लेनी पड़ी। ठीक है, तो ये उसने क्या करा, वहां का जो वल्लभी का नरेश था उसको परास्त कर दिया। इसके पश्चात पंच भारत की विजय। चीनी यात्री हैंसांग क्या लिखता है, चीनी यात्री हैंसांग लिखता है कि हर्ष पूर्व की ओर बढ़ा और उनके राज्यों पर उसने आक्रमण किए, जिन्होंने उसका आधिपत्य मानने से इनकार कर दिया। निरंतर वह युद्ध करता रहा और 6 वर्ष की अवधि में उसने 5 गौड़ों पर अधिकार कर लिया। 5 गौड़ों मतलब पंच भारत। पंच भारत में कश्मीर, पंजाब, गौड़, कानेकुब्ज, मिथिला और उत्कल के प्रदेश सम्मिलित थे। इसमें 6 वर्ष की अवधि तो गलत है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि हर्ष अधिकांशतः उत्तर भारत का अधिपति बन चुका था। इसके बाद उसका पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष हुआ। उत्तर भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात हर्ष ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। उस समय महाराष्ट्र, कर्नाटक पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का राज्य था और दोनों ही शासक जो है महत्वाकांक्षी थे और इसीलिए दोनों में युद्ध होना अवश्यंभावी था। पुलकेशिन स्वयं मालवा को भी हस्तगत करना चाहता था और उसकी आकांक्षा थी कि हर्ष की पराजय के बिना यह संभव नहीं हो सकता। दूसरी ओर हर्ष भी उत्तर भारत में मिली अपनी सफलताओं से प्रेरित होकर पुलकेशिन को पराजित करना चाहता था। परिणाम स्वरूप दोनों में युद्ध होना आवश्यक हो गया। अब हैंसांग क्या कहता है कि हर्ष ने
जो अपनी सेनाएं एकत्रित की थी, उन सभी प्रदेशों के जो श्रेष्ठ सेनापति थे उनको आमंत्रित किया और स्वयं सेनाध्यक्ष बनकर पुलकेशिन को पराजित करने गया। हर्ष पुलकेशिन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इसमें हर्ष की पराजय हुई और उसे क्षति उठानी पड़ी। सिंध पर विजय। हर्ष ने सिंध पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में लिखा है कि हर्ष ने सिंधु राज को मत कर उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हर्ष ने सिंध पर आक्रमण करके न केवल अपने शत्रु को परास्त किया वरन वह उससे भी कर वसूल करता था, परंतु ये कथन संदिग्ध है क्योंकि चीनी यात्री हेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि उसकी यात्रा के समय सिंध एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। इसके पश्चात नेपाल और कश्मीर के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। नेपाल और कश्मीर पे श्री भगवान लाल, इंद्रजी और ब्यूलर जैसे विद्वानों का मत है कि ये प्रदेश नेपाल था और नेपाल हर्ष के राज्य में सम्मिलित था। कश्मीर भी, इस विषय में भी, कश्मीर के विषय में भी हेनसांग के विवरण के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कश्मीर भी हर्ष के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत था। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि हर्ष ने भगवान बुद्ध की दात को प्राप्त करने के लिए कश्मीर की यात्रा की और कश्मीर नरेश ने हर्ष की सैनिक शक्ति से भयभीत होकर दांत जो है हर्ष को भेंट कर दिए थे। इसके पश्चात पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भारत पर विजय। चीनी यात्री हेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि 1637-38 के लगभग उसने मगध की यात्रा की थी। इसी समय उसे ज्ञात हुआ कि शशांक ने गया के बोधि वृक्ष को काट दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। एक चीनी यात्री कहता है कि हर्ष ने 641 ईस्वी में मगध सम्राट की उपाधि धारण की। अतः चीनी लेखकों के विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हर्ष ने शशांक की मृत्यु के पश्चात ही किसी समय मगध पर विजय प्राप्त की होगी। उसके पश्चात 641 और 643 के मध्य उसने बंगाल, उड़ीसा, कांगोद पर विजय प्राप्त की। हेनसांग की जीवनी से यह भी ज्ञात होता है कि कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के नियंत्रण पर वो वहां गया तो उस समय हर्ष कांगोद तथा उड़ीसा को जीतकर बंगाल की सीमा के निकट गंगा नदी के तट पर राजमहल के निकट कंजगल नामक स्थान पर विश्राम कर रहा था। इसी जीवनी में एक स्थान पर यह भी बताया गया है कि हर्ष ने जयसेन नामक एक बौद्ध विद्वान को उड़ीसा के 80 नगरों की आमदनी दान में दी थी। इससे भी उसकी उड़ीसा पर हर्ष की विजय का प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार डॉक्टर के.एम. पाणिक्कर कहते हैं कि हर्ष ने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया और नेपाल का राज्य भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। तो ये था हमारा जो आज हमने पढ़ा वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन के ऊपर उसकी सारी जानकारी। धन्यवाद।